बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतों की रखवाली करता कहलाता वो अन्न का दाता, धूप छांव हो या हो बारिश उसको कोई रोक ना पाता। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झारखंड में पशुपालन की संभावनाओं पर, साथ ही साथ बात करेंगे कि सब्जी फसल में कीट और उसके प्रबंधन पर। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्षा के जल को तालाब में या बांध कर जमा रखें। समेकित विरसा ग्राम विकास योजना के तहत शुरू होगी कृषक पाठशाला। और अगाध फूलगोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा कतकी। अब समाचार विस्तार से। वर्षा के जल को तालाब में या बांध कर जमा रखें। इस पानी से खरीफ फसल को सुखाड़ से बचाया जा सकता है और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। झारखंड में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषक पाठशाला की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्थानीय कृषकों का क्षमता विकास करके कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सूकर पालन में दक्ष बनाया जाएगा। रोजगार और उनकी आय में बढ़ोतरी का भी प्रयास किया जाएगा। किसान भाई, धान का बिचड़ा उगाने का अभी उचित समय है। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। धान के खेत के 10वें हिस्से में बिचड़ा उगाएं। बिचड़ा गिराने के लिए जमीन की सतह थोड़ा ऊपर रखें। गड्ढा नहीं हो, बिल्कुल समतल जमीन होनी चाहिए। किसान भाई, मानसून को देखते हुए धान बिचड़ा गिराना शुरू कर दें। धान बिचड़ा गिराते समय 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटास खेत में डालें। बिचड़ा 15 दिनों के होने के बाद 1 किलो नाइट्रोजन दे सकते हैं। देखिए, अगर बिचड़ा उगाने की जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से ये सही समय है। अभी बिचड़ा किसान भाई को उसके लिए तैयारी कर लेना चाहिए। बिचड़ा उगाने के लिए आप जितना भी एरिया आपके पास खेत में है वो आपको पता होगा, उसका 1/10 हिस्सा में आप बिचड़ा गिराएं। बिचड़ा गिराने के लिए जो सावधानी आपको रखना चाहिए वो ये है कि ज़मीन को थोड़ा सा उसके सतह को उठाएं, मतलब जो ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा उस लेवल को ऊपर करें। उसमें किसी तरह का गड्ढा ये सब ना हो, बिल्कुल समतल बनाएं उसको। और समतल बनाने के बाद उसमें जो भी धान का बिचड़ा आप उगाना चाहते हैं उसमें उसको डाल दें। डालने के समय 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फास्फोरस, 1 किलो पोटास अवश्य डालें। और जब बिचड़ा 15 दिन का हो जाए तब उसमें 1 किलो नाइट्रोजन से आप टॉप ड्रेसिंग करें। अगाध फूलगोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कुआरी, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, अर्ली सिंथेटिक लगाएं। अगाध फूलगोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्पूर 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। किसान भाई, खेत में मेड़ बनाने के लिए बंड फार्मर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीटों के रोकथाम के बारे में। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करें और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति में गेंदा फूल लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाई आपने देखा मंडी का भाव, मौसम का मिजाज और कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। किसान भाइयों, आपके खेत खलिहान जो है पूरे हरे भरे नजर आ रहे हैं और इस वक्त जो है बरसात का मौसम है और सब्जी फसल जो है किसान भाई के खेतों में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बरसात में ये होती है, एक तो पानी की समस्या, दूसरी कीट की समस्या। तो कीट का प्रबंधन करना जरूरी है। तो कीट का प्रबंधन तब भी हो पाएगा जब आप कीट को पहचानेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और उनसे ही जान लेते हैं कि कीट और कीट का प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सब्जी फसलों में कीट तथा कीटनाशकों का प्रबंधन। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि सब्जी फसलों में कौन कौन सी कीट लगती हैं और इनका प्रबंधन कैसे हमारे किसान भाई करेंगे। जैसे अभी अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बारिश का मौसम शुरू हो गया है और जो खरीफ की जो फसल है इसमें बहुत सारी सब्जी फसलें हम लगाने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कई बार मोस्टली देखने को मिला है कि इसी समय में कीट का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है सब्जी फसलों में। और आक्रमण के साथ साथ में हम देखते हैं कि अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसका उचित हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसका एक मुख्य रीज़न ये है कि हम जब छिड़काव करते हैं तो बारिश को देखते हुए या बारिश को समझते हुए, क्योंकि बारिश में हमारा स्प्रे धुल जाता है, तो इसलिए हम उसका उचित लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे थे कि कौन से कीट हमेशा सब्जी फसलों में अगर हम जाके देखेंगे, उसको अगर ग्रुप में बांटते हैं तो कुछ रस चूसने वाले जो पत्तों का रस चूसते हैं वो कीट होते हैं, जिनमें आपका हॉपर्स हो गए, जिसको हम फुदगा बोलते हैं। अगर जैसे ही जाते हैं आप सब्जी फसलों में, बैंगन में चले गए, भिंडी में चले जाते हैं और इसके साथ में कई जो लतादार सब्जियां हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक कीट उछल करके आपके शरीर पर आ रहा है, तो इसको हम फुदगा बोलते हैं। ये कीट रस चूसता रहता है, जिसकी वजह से पत्तियाँ जली हुई दिखाई देती हैं और पौधे का उचित विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, रस चूसने वाले कीटों में बात करते हैं तो लाही जैसे ही आपका बादल छाएंगे, थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, जो आर्द्रता बढ़ेगा तापमान के साथ में, तो उसमें हम देखते हैं कि लाही का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर लाही का प्रकोप एक बार हो गया तो उसका प्रबंधन बहुत मुश्किल से होता है और आपका पौधे का बढ़वार रुक जाती है, आपको उचित जो उपज है वो नहीं मिल पाती है। ये मुख्य कीट हैं। इसके साथ में हम दूसरा कीट की बात करते हैं कि अगर हम अभी देखेंगे तो जितनी लतादार सब्जियां हैं उन पे आपको एक पत्तों पर सांपनुमा आकृति दिखाई देगी, तो ये भी एक मुख्य कीट आपको इस समय में आके फसलों में दिखाई देगा। और जैसे जैसे फल लगता है, किसान भाई ध्यान देंगे, अगर फल लगता है तो फल में बहुत सारे फल छेदक कीट लगते हैं। इस समय में अगर आप बैंगन में बात करते हैं तो जो तना और फल छेदक कीट है, टमाटर में आपके फल के अंदर फल छेदक लग जाएगा, भिंडी में फल छेदक लग जाएगा, और फल छेदक में अगर बात करते हैं लतेदार सब्जियों में कुछ में, तो उसमें फल मक्खी का प्रकोप होगा। तो ये हमारे जो कीट हैं, ये मुख्य रूप से हम इस समय में आपको फसल पर आक्रमण करेंगे। अब प्रमुख बात आती है कि कीटनाशकों का प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करेंगे और कितने समय पर इसका कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हम कीटनाशकों का प्रबंधन, अगर हम कीटनाशकों का प्रबंधन या फिर जो उचित जो समेकित कीट प्रबंधन है वो अच्छे से करना है इस समय में, क्योंकि अगर आप कीटनाशकों के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आपका जो कीट का जो प्रबंधन है वो अच्छे से नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला है, बारिश रहेगी, बारिश में आपका जो छिड़काव है उसका उचित प्रभाव पौधों पर नहीं होगा और उचित कीट नियंत्रण नहीं होगा। तो किसान भाई सबसे पहले देखें कि आपको फेज वाइज आपको तैयारी करनी है। अगर पहले सबसे पहले आपको खेत की तैयारी, जो हर सब्जी फसल में करते हैं, खेत की तैयारी के समय में अगर कोई किसान सक्षम है
या आपको उपलब्ध है तो आप नीम की खली उस खेत में एक पोषक तत्व के रूप में भी मिला सकते हैं और ये आपका कीट का नियंत्रण भी करेगा। नीम की खली हो गई आपका, और जैसे करंज की खली हो गई, अगर आपको बाज़ार में मिल पाती है तो 250 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप इसको 10 से 15 दिन जब बिचड़ा को आपको ट्रांसप्लांट करना है या बीज की रोपाई करना है उससे पहले करें। यह हो गई आपकी खेत की तैयारी। दूसरा जो मुख्य है आपका कीट में नियंत्रण है वो है बिचड़े में कीट नियंत्रण। बिचड़े में जो कीट नियंत्रण है वो आपको ध्यान देना है कि किसान भाइयों कि अगर आपने बीज उपचार किया है अच्छे से, बीज उपचार किसान भाई करते हैं कि उन्होंने फंजीसाइड से कर दिया, लेकिन कोई आप कीटनाशकों से बीज उपचार नहीं करते हैं। अगर कोई किसान बीज उपचारित करता है तो फंजीसाइड से बीज उपचार करने के बाद में आप कीटनाशकों का भी प्रयोग करें। उसमें मुख्य रूप से इमिडाक्लोप्रिड 40% FS जो आपको काफ़ी नामों से बाज़ार में मिलता है, गोचो के नाम से, और इसके साथ में थायोमेथाक्साम एक तरह का पाउडर भी मिलता है। वो आपको 5 से 10 ग्राम बीज के आकार के हिसाब से, अगर बीज का आकार बड़ा है तो आपका थोड़ा जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, और अगर बीज का आकार छोटा है तो मात्रा ज़्यादा लग जाएगी। तो उस हिसाब से आपको बीज को उपचारित करना है। बीज को उपचारित करके बोएं। उसके बाद में आपको बिचड़ा जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस बिचड़े को भी आप उपचारित करके बोएं। उपचारित करने का तरीका है, आप जब उखाड़ करके खेत में ले जाते हैं तो उससे पहले 102 घंटे आप उसको जो जैसे कीटनाशक जो सिस्टेमिक नेचर के होते हैं, जो सारे सिस्टम में घुल जाते हैं, उनका प्रयोग करें। ये कीटनाशक आपका इमिडाक्लोप्रिड, कॉन्फिडोर हो सकता है, जिसका घोल बनाकर आप इसका छिड़काव करें। इसके साथ में कीटनाशकों का जब स्प्रे करना हो तो कीट की जब उचित उपस्थिति हो तब ही करना चाहिए। कई बार किसान पहले छिड़काव कर देते हैं जो हमारे लाभ का नहीं रहता है। तो जैसे रस चूसने वाले कीट हैं उनके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% SL है, जिसको आप 0.3 ml पर लीटर पानी में मिला करके, या डाइमेथोएट जो रोगर के नाम से भी मिलता है उसको 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से, या एसिफेट प्लस इमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन आता है, उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में जो फल छेदक कीट है उनके लिए आप जो स्पाइनोसेड है, जो सक्सेस ट्रेसर इनके नाम से मिलता है, जिसको 0.2 ml पर लीटर पानी में, या फिर उसके साथ में आपका इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया जिसको 1 ग्राम पर 3 लीटर पानी में, या फिर आपका ये मैं ऑप्शन बता रहा हूँ जिनका आपको एक बार में एक का छिड़काव नहीं करके दूसरे का आपको छिड़काव करना है। एंडोक्साकार्ब हो गया 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या आपको इसके साथ में ही जैसे क्लोरेंट्रिलिप्रोल है उसको 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इनका सही तरीके से प्रयोग किस प्रकार करेंगे और कितने अंतराल पर इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको अच्छी पैदावार मिल सके। सबसे पहले ध्यान देना है, कीट का जब उपस्थिति आपको लग रहा है नुकसान पहुंचा रहा है तब आप छिड़काव करें। छिड़काव शाम के समय में करें, और छिड़काव करने के बाद में आप देखें कि उसके समय में उचित टाइम दें कीटनाशकों का, कि जो कीट को मार सके। कई बार किसान बोलते हैं कि छिड़काव मैंने किया है और 2 घंटे बाद वो चाहते हैं कि कीट मर जाए। ऐसा नहीं होता है, कई बार 2 से 3 दिन लेता है कीटनाशक मारने में। तो आपका उचित अंतराल 4 से 5 दिन के बाद में दूसरे कीटनाशक का ज़रूरत के हिसाब से आप छिड़काव करें। जब मौसम साफ हो, और छिड़काव जब करना हो शाम के समय में करें। अगर बुरकाव करना है किसी कीटनाशक का तो सुबह के समय में करें। ध्यान रहे मौसम साफ रहे, बारिश नहीं होने की संभावना हो, और फसल में जो फल हो उसको तुड़ाई के बाद में आप छिड़काव करें। झारखंड में हर तरह की खेती भी हो रही है, साथ ही साथ लोग पशुपालन भी कर रहे हैं। तो झारखंड में पशुपालन की अपार संभावनाएं हैं, बस जानकारी के अभाव से आपने अभी तक अपने पशु को अपने घर में नहीं रख पाए। तो अगर आप भी पशुपालन करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चलिए सीधा अपने विशेषज्ञ के पास ले चलते हैं और जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे झारखंड में पशुपालन की संभावनाओं के बारे में, और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर रविंद्र कुमार। तो आपकी नज़र में कितना पोटेंशियल है, कितनी संभावनाएं हैं झारखंड में पशुपालन को लेकर? झारखंड में पशुपालन काफ़ी पहले से होता आ रहा है, एक परंपरा प्राप्त व्यवसाय है, और हमारे जो किसान हैं
वो पशुपालन से शुरू से ही जुड़े हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो भूमि है वो ज़्यादातर जो किसान है वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स है, जिसके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, वैसे किसान ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो किसान की जब भूमि कम होती जा रही है, उत्पादन कम होता जा रहा है, कि खेती से जो लाभ की कमी होती जा रही है, उसमें पशुपालन का बहुत ही बड़ा योगदान हमारे किसानों को है कि खेती के साथ साथ अगर वो पशुपालन करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़ेगी और बढ़ रही है। तो ज़्यादातर किसान जो हम कह सकते हैं कि इसमें पशुपालन की यदि बात करते हैं तो पशुपालन से किसानों को बहुत तरह से फ़ायदा होता है। एक तो आमदनी बढ़ती है, दूसरा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जैसे मुर्गी पालन या बकरी पालन या गाय पालन जब करते हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रोडक्ट जैसे दूध हो, अंडा हो, मांस का वो भी उपयोग करते हैं। जो अभी ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं आ रही हैं कि कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे, महिलाएं, तो इस तरह से पशुपालन को अगर साथ में करते हैं तो कुपोषण की समस्या भी दूर हो सकती है और आमदनी भी उसके साथ साथ काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात करें वर्गीकरण की कि क्यों कौन से किसान के लिए किस तरह का पशु जो है उपयोगी है कि उसको आगे भविष्य में नुकसान न हो, चाहे वो शहरी आबादी के किसान हो या ग्रामीण परिवेश के, थोड़ा इसके बारे में बताएं। अगर हम ग्रामीण परिवेश की यदि बात करते हैं तो ग्रामीण परिवेश में जो हमारे किसान हैं वो ज़्यादातर चाहते हैं कि जीरो इनपुट, उसमें जो है जो लागत है वो कम से कम हो। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो सुरक्षित और जो सबसे अच्छा जो पशुपालन है और वो कर भी रहे हैं, उसमें बकरी पालन काफ़ी अच्छा योगदान है। बकरी पालन वो कर रहे हैं और इसमें जैसे कि बकरी पालन में जैसा कि देखा जाता है कि बकरियों को खिलाने के खर्च काफ़ी कम होते हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश में जो भी पशुपालक जो है बकरी पालन करते हैं वो उसमें देखा जाता है कि वो चरा करके बकरियों को रख रहे हैं। उसी तरह से बैकयार्ड मुर्गी, तो ये दो चीज़ जो है ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत ही अच्छा है। बैकयार्ड मुर्गी भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है और हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा झारसीम नस्ल की जो मुर्गी अभी तैयार की गई है, ये संकर नस्ल की मुर्गी है। और इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो हमारे किसान जो हैं कि वो देसी नस्ल की मुर्गियाँ पालते थे, देसी नस्ल की बकरियाँ पालते थे। तो अभी जो नया नस्ल आया, जिस झारसीम नस्ल की बात करते हैं, अगर उसको हमारे किसान पालते हैं और पाल भी रहे हैं बहुत सारे किसान, लेकिन बहुत सारे किसान को जानकारी का अभाव है। अगर वो किसान इसको पालते हैं तो उसमें जैसा कि लगभग 9-10 महीने में 1 किलो होता है देसी मुर्गियों का वज़न, ये लगभग 3 महीने में उसका वज़न 1 किलो का हो जाता है। साथ ही साथ जो है कि ये जो मुर्गियाँ जो अंडा देती है वो लगभग देसी मुर्गियाँ 25 से 30 अंडे देती है साल भर में, लेकिन ये संकर नस्ल की मुर्गियाँ लगभग 180 अंडे देती है साल भर में। तो इससे आमदनी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है हमारे किसानों को और इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर शहरी आबादी की बात करें तो वो किस तरह से कम जगह पे आमदनी को बढ़ा सकते हैं, खासकर पशुपालन से? शहरी परिवेश में हम एक तो बिल्कुल शहर के अंदर बहुत सारे हमारे किसान हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और शहरी क्षेत्र में रह करके पशुपालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए गाय पालन काफ़ी ही अच्छा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। साथ ही साथ जो पेरी अर्बन एरिया कहते हैं, जो ग्रामीण और शहर के आसपास का एरिया है, उस तरह के लोग किसान भी सूकर पालन में काफ़ी जुड़े हैं और ग्रामीण परिवेश में भी सूकर पालन से हमारे किसान जुड़े हैं। तो ये दोनों में काफ़ी फ़ायदा है। अगर जो हम लोग गाय की बात करते हैं, हमारे किसान भाई गाय पालन कर रहे हैं, गाय का अगर हम लोग 12 से 15 किलो दूध भी प्रतिदिन का अगर लेते हैं एक गाय से, तो एक गाय से एक किसान को 8 से 10 हज़ार रुपये का महीने का उसका आमदनी हो सकता है। उसी तरह से अगर वो 10 गाय पालते हैं तो निश्चित रूप से 60 से 70 हज़ार रुपये की शुद्ध आमदनी हमारे किसानों को हो सकती है। उसी तरह से बहुत सारे किसान जो कि खास करके आदिवासी किसान या दूसरे किसान, सभी वर्ग के किसान अभी सूकर पालन से भी जुड़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र में भी, पेरी अर्बन एरियाज़ में भी और ग्रामीण परिवेश में भी। तो सूकर पालन में भी हमारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का एक बहुत अच्छा नस्ल जो तैयार किया गया, संकर नस्ल जो झारसुक नस्ल है, तो इसमें बढ़ने की क्षमता और बच्चे देने की क्षमता देसी नस्ल की तुलना में काफ़ी अधिक है। और ये देसी नस्ल की तुलना अगर करें इकोनॉमिक एस्पेक्ट से तो ये 3 से 4 गुना ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि इसमें वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। एक साल में लगभग 100 किलो का वज़न हो जाता है और साथ ही साथ बच्चे देने की क्षमता, इसमें एक बार में 8 से 10 बच्चे और साल में 2 बार बच्चे देती है। और एक बच्चे की कीमत 3 से 3.5 हज़ार रुपये प्रति बच्चे हमारे किसान जो है दूसरों को बेचते हैं। तो इस तरह से अगर सूकर पालन से जुड़े हैं तो सूकर पालन से वो
शहरी परिवेश में होटलों की जूठन सामग्री देते हैं, ग्रामीण परिवेश में उसको चरा करके भी रख सकते हैं, हड़िया का मेरा दे सकते हैं। तो इस तरह से भी उसमें जो लागत है काफ़ी कम आता है और आमदनी अधिक होती है। सूकर पालन से प्रति सूकर अगर वो मांस के लिए तैयार करते हैं तो प्रति सूकर 5 से 6 हज़ार का उनको शुद्ध फायदा होता है, और बच्चे के लिए करते हैं बच्चा उत्पादन के लिए तो 15 से 20 हज़ार का प्रति मादा सूकरी उनको शुद्ध रूप से लाभ होता है। जी, तो लेकिन एक चीज़ और बताइएगा सर कि चूँकि आर्थिक स्थिति झारखंड के किसानों की उस अनुरूप नहीं है कि वह स्वयं से क्रय करके इन तमाम चीज़ों को कर सकें, तो क्या सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं कि इनको प्रोत्साहित किया जाए पशुपालन के लिए? सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो पशुपालकों के लिए है, और ये जो योजनाएं हैं उसका हमारे किसान लाभ ले रहे हैं, और जो जिनको अभी पता नहीं है वो इसका लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी लेकर के इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि बकरी पालन, तो बकरी पालन में देखा जाता है कि हमारी सरकार की तरफ से इसमें बकरी पालन के लिए 20 बकरियां और 2 नर बकरा भी हमारे किसानों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही 4 बकरी और 2 बकरा का भी स्कीम है जो किसानों को दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए भी अलग स्कीम है, और उनको लगभग 40 से 50% सब्सिडी दिया जा रहा है। जैसे गाय पालन में भी दिया जा रहा है, बकरी पालन में भी, मुर्गी पालन में भी प्रति किसान को 50 मुर्गियां दी जाती है, जिससे उसके बैकयार्ड रूप से उसका पालन कर सकते हैं। और बहुत सारे जो योजना है उसमें 100% सब्सिडी है, बहुत सारी योजना इसमें 90% तक माफ़ है, बहुत सारी योजना में 40% से 50% माफ़ है। इसके साथ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत सारा स्कीम्स है, जैसे नाबार्ड के द्वारा जो पशुपालन की बात करते हैं तो उसमें भी लगभग 30 से 40% जो है उसमें सब्सिडी मिल जाती है हर प्लेटफॉर्म जी से जी जी सरकार की योजना है। इसके अलावा सरकार के द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी फ्री ऑफ कॉस्ट और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी जो है हमारे किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए काफ़ी कम शुल्क या निःशुल्क उनको प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है, जिससे कि वो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करके इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताया कि झारखंड में किस तरह की संभावनाएं हैं पशुपालन को लेके, और सबसे मुख्य बात है कि अपनी ज़रूरत और क्षेत्रानुसार और संसाधनों के आधार पर ही पशुओं का चयन करें कि किसका आपको पालन करना, और ख़ासकर प्रशिक्षण, टीकाकरण, इन सब पर ज़रूर ध्यान दें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो देखा किसान भाई बहन कि किस तरह से पशु जो है आपको फायदा पहुंचा सकता है और पशुपालन की क्या क्या संभावनाएं। अब वक्त हो चला है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको हम बता दें कि कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, आपको उसका टीका लगवाना। तो अगर आपने टीका नहीं लगवाया है तो टीका ज़रूर लगवा लें, क्योंकि इसका बचाव सिर्फ टीका ही कर सकता है। वैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, वैसी जगह पर ना जाएं जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो। अगर जाएं भी तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें। सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा और आपका परिवार, आपका राज्य, आपका देश सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो रहेगा बेसब्री से हमें आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।